सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत पास में हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी में कवर करवाऊंगा, बट हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे जिससे कि हम पूरा चीज़ों को, पूरे कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आईयूपीएससी से। ठीक है, तो देखो ये हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब जब एल्केन पे, एल्केन का जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करता है कौन? हैलोजन। ठीक है, तो ये एल्केन था, ये हाइड्रोजन की जगह लगा दिया मैंने हैलाइड लगा दिया। ठीक है, हैलाइड मतलब हैलोजन लगा दिया। तो हैलोजन क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी को बोला क्योंकि वो एक कार्बन से ही एक एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। यहां पे क्या हो रहा है? दो एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो 2 डिग्री। यहां पे 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो 3 डिग्री, मतलब टर्शरी। 2 डिग्री को सेकेंडरी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड मतलब जब एक डबल बॉन्ड होगा और उसके पास वाले कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होगा। ध्यान सुनना, एक डबल बॉन्ड है, यहां पर हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है। ठीक है, सेम हम साइक्लिक रिंग में भी कर सकते हैं। साइक्लिक रिंग है। ठीक है, अरीन नहीं है। अरीन मतलब होता है बेंजीन। ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है? साइक्लिक रिंग है। तो रिंग है, उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड ही होगा। क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड पे। देखो बेंजाइलिक हैलाइड से वर्ड से क्या पता लग रहा है आपको कि बेंजीन होगा। क्या होगा? बेंजीन होगा। तो बेंजीन तो होगा, बट बेंजीन से अटैच नहीं होगा हैलोजन। बेंजीन के बाद एक कार्बन अटैच होगा, उससे हैलोजन अटैच होगा। बेंजीन के बाद एक कार्बन होगा, कार्बन से, उस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा, उसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो यहां पे देखो sp3 कार्बन होगा। ये कौन सा कार्बन होगा? sp3 कार्बन। और वो ये देखो यहां पे भी sp3 कार्बन ही था। ये एलाइलिक में भी sp3 कार्बन होता है और बेंजाइलिक में भी sp3 कार्बन ही होता है। ठीक है, sp3 कार्बन उससे हैलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे हम? बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो ये जो कार्बन है वो क्या है? एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें क्या हो रहा है? 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक तो इससे और एक इससे, तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री। इसमें क्या हो रहा है? तो 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें क्या हो रहा है? ये कार्बन इस कार्बन से, इस एल्काइल ग्रुप से और इस एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हम 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड था। नेक्स्ट आता है हमारा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड मतलब कि डबल बॉन्ड, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड बन रहा है उसी कार्बन पे, उसके पास वाले नहीं, उसी कार्बन पे क्या अटैच्ड है? हैलोजन अटैच्ड है। ठीक है, जिस डबल बॉन्ड से कार्बन बन रहा है उसी कार्बन से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। सेम हमारा साइक्लिक रिंग में भी देख सकते हैं। सेम हम साइक्लिक रिंग में भी देख सकते हैं। तो साइक्लिक रिंग में क्या हो रहा है? यहां पे डबल बॉन्ड है और उसी डबल बॉन्ड से क्या अटैच्ड है? हैलोजन हमारा अटैच्ड है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में डिफरेंस। ठीक है, तो विनाइलिक हैलाइड मतलब जो डबल बॉन्ड है उसी कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच्ड है। एलाइलिक हैलाइड मतलब जो डबल बॉन्ड है उसके पास वाले कार्बन से हमारा हैलाइड अटैच्ड है। ध्यान से देखना, sp3 कार्बन होता है यहां पे कौन सा कार्बन होता है? sp2। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन। sp2 कार्बन मतलब उसे 3 बॉन्ड्स बना रखे। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड से और एक पाई बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अराइल हैलाइड। देखो अराइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या बोला मैंने? अराइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में एक कार्बन होता है जो बेंजीन से अटैच्ड होता है, बट अराइल हैलाइड में डायरेक्ट बेंजीन से क्या अटैच्ड है? हैलोजन अटैच्ड है। ठीक है, डायरेक्ट बेंजीन से हैलोजन अटैच्ड है, उसको बोलते हैं हम अराइल हैलाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम आईयूपीएससी पे, जो कि कॉमन नेम्स है जो कि एग्जाम में कभी पूछ ले जाते हैं। तो देखो ये हमारी क्या है? चार कार्बन है यहां पर, बट यहां पे क्या हो रहा है? सेकंड वाले पे मिथाइल लगा हुआ है। सेकंड वाले पे हमारा क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देखो ब्यूटाइल को बोला क्योंकि 4 कार्बन है, बट सेकंड वाला जो है वो ब्रांचिंग में है। जो सेकंड कार्बन पे CH3 लगा हुआ है ब्रांचिंग में है, तो इसलिए इसको बोला आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो यहां पे जो कार्बन है ना जिससे हैलोजन अटैच्ड है वो 1 डिग्री है। ठीक है, वो 1 डिग्री है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी पे। अगर वो 2 डिग्री होगा, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, अगर वो 2 डिग्री हुआ तो उसको बोलेंगे सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सेक मतलब सेकेंडरी। सेक कहां से है? सेकेंडरी से। ठीक है, अगर ये ही कार्बन 3 डिग्री हो गया, मतलब ये वाला CH3 और ये वाला CH3 और 3 ही कार्बन है। देखो कितने कार्बन? 4, 1 2 3 और 4, और जो ये कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच्ड है वो क्या है? 3 डिग्री है, तो उसको बोलेंगे टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ड मतलब टर्शरी। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स उनके आईयूपीएससी। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है? एक ही कार्बन पे दोनों Cl लगे हुए, तो उनको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? जैम डाइहैलाइड। कॉमन नेम क्या है? जैम डाइहैलाइड। अगर पास वाले कार्बन पे, ठीक है, पास वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे
एक एक हेलोजन लगा हुआ है तो हमको बोलेंगे विसिनल डायहाइड, ठीक है। और विसिनल से क्या है, VIC, विस डायहाइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डायहाइड, उसको बोलेंगे जैम डायहाइड। जैम डायहाइड जब बोलेंगे जब एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन लगे हो, यहाँ पे एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन लगे हो तो क्या बोलते हैं, विसिनल डायहाइड। ये कॉमन नेम से IUPAC नेम नहीं है। इसका IUPAC नेम कैसे देंगे, देखो हमको ब्रोमीन वाले कार्बन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, 1, 2 और 3 हमको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो 2 और 2 पे डाइमिथाइल, तो 2 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और अल्फाबेटिकली हमको देखना है, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है तो हमको ब्रोमो में लिखना है पहले 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला कर लेते हैं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो 1 2 और 3, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये भी सेम है 1 2 3, ठीक है। ऐसे देखना है 1 2 3, तो 2 पे ब्रोमो लगा हुआ, 2 पे मिथाइल लगा हुआ, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, बेंजीन ग्रुप है, उसमें Ca लगा और CH3 लगा हुआ है। हमको पता है ये पार्ट क्या है, ये पार्ट तो हमारा टॉलिन है, तो हमने लिख दिया टॉलिन। और ऑर्थो पोजीशन क्या लगा हुआ है, देखो पास वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, उसके बाद वाले को बोलते हैं मेटा, और जो सामने होती है अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं पैरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरोटोलिन, या बोल सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलिन, ठीक है। ऑर्थोक्लोरोटोलिन भी IUPAC नेम सही है, या आप बोल सकते हैं 1 क्लोरोटोलिन, वो भी एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, देखो डबल बॉन्ड है और ब्रोमो है, हेलोजन और डबल बॉन्ड है, तो हमको किसको प्रायोरिटी देनी है, हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए 1 2 3 और 4, लॉन्गेस्ट चेन 3 पे लगा हुआ है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 1 2 3 4 ब्यूट, और 1 पे क्या लगा हुआ है इन, तो ब्यूट 1 इन, ठीक है। ऐसे देना है आपको। सेम आगे ये क्या है, विनाइलिक हैलाइड, क्या है विनाइलिक, इसको बोलेंगे कॉमन नेम क्या है, विनाइलिक क्लोराइड। क्यों विनाइलिक क्लोराइड, क्योंकि उसी डबल बॉन्ड से, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड बना हुआ है उसी कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या हो गया, विनाइलिक क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा, हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो 1 2, तो 2 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे इथीन, डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा इन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या, हमारे 3 कार्बन है, हमको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, तो 1 2 और 3, और 3 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, तो 3 क्लोरो प्रोपीन, और प्रोप 1 इन बोल सकते हो आप, प्रोप 1 इन भी वैसे सही है, या प्रोप इन भी सही है, क्योंकि जब डबल बॉन्ड होगा वो 1 पर ही आएगा पोजीशन पे, प्रोपेन के केस में, तो हम बोलेंगे प्रोप 1 इन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट चेन से। तो देखो पहले 5 की चेन बनाई हमने, तो बन गया 1 ब्रोमो पेंटेन, उसके बाद 5 की चेन में हमने दूसरी पोजीशन पे लगा दिया ब्रोमो, हमने अभी फर्स्ट पोजीशन पे लगाया था ब्रोमो, अब क्या करा दूसरी पोजीशन पे लगा दिया ब्रोमो, तो ये बन गया 2 ब्रोमो पेंटेन। अब क्या कर दिया 1 2 और 3, तो 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। अभी हमने चेन सेम रखी, फोर्थ वाले में क्या करा, चेन को डिक्रीज कर दिया, अब 4 हो गया, और एक CH3 क्या कर दिया, ब्रांचिंग कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 3 पे क्या हो जाएगा मिथाइल, और 1 पे क्या है ब्रोमो। ब्रोमो को पहले लिखना है, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे भी क्या है, 4 कार्बन ही है, बट CH3 की पोजीशन क्या कर दी, डिफरेंट कर दी। पहले CH3 3 पे था, अब क्या कर दिया 2 पे कर दिया, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। अब क्या करा, CH3 को तो सेम रखा थर्ड पे, अब क्या कर दिया ब्रोमो को एक कार्बन आगे लिया है, तो 2 पे हो गया ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्या करा, ब्रोमो और CH3 को दोनों सेम कार्बन पे लगा दिया, तो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। और ब्रोमो कैसे पहले आएगा, अल्फाबेटिकली हमको ब्रोमो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आता है, बी पहले आता है, एम बाद में आता है। लास्ट हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, कितने आइसोमर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट वाला आइसोमर कैसे बनेगा, जब हम एक और चेन कम कर देंगे, अभी ब्यूटेन पे थे, अभी 4 कार्बन की चेन पे थे, अब 3 कार्बन की चेन कर देते हैं, तो 1 2 3 और CH3 क्या कर दिए, हमने ब्रांचिंग में लगा दिए, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन में Br, तो 1 2 3, तो 1 ब्रोमो और 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो कितने आइसोमर्स हो गए हमारे पास, हो गए 8 आइसोमर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने आने चाहिए। तो कितने हो गए, C5H11Br कितने आइसोमर्स हो गए, 8 आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो CX बॉन्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव करेक्टर डेवलप होगा, और जो कार्बन है उस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा,
जो CX बॉन्ड होगा पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, CX बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो देखो हमको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे जाते जाते डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा साइज इंक्रीज होगा क्या होगा, ओवरलैपिंग पुअर हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का साइज तो सेम है हर केस में, बट आयोडीन का केस, आयोडीन का साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होगी, ओवरलैपिंग पुअर हो जाएगी। तो पुअर ओवरलैपिंग की वजह से क्या होती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। आयोडीन के केस में तो अगर बॉन्ड लेंथ देखें हम तो CI की केस में सबसे ज्यादा होगी, फिर Br, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अगर बॉन्ड एनर्जी देखें तो देखो CF का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हुआ तो हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, CF के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो CF का लिए हमको ज्यादा एनर्जी, फिर CCl, फिर CBr। और CI केस में तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, जो ओवरलैपिंग बहुत पुअर हो रही है, पूर्ण ओवरलैपिंग की वजह से हमको बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे कम लगानी पड़ेगी। तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। लास्ट आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा इनके बीच में उतना ज्यादा क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। चार्ज सेपरेशन किसके केस में ज्यादा होता है, चार्ज सेपरेशन किसके केस में ज्यादा होता है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा होता है फ्लोरीन के केस में, ठीक है। फ्लोरीन केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा। तो अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो CF, फिर CCl, फिर CBr और फिर CI केस में सबसे कम होगा डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो अब हम प्रिपरेशन देखते हैं किसकी, हैलो एल्केन्स की फ्रॉम एल्कोहल्स। तो पहले हम एल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और क्या बनाएगा, सिंपल OH जो है रिप्लेस कर देगा Cl को, क्या बना देगा RCl प्लस H2O, ठीक है। बट अगर हमारा 3 डिग्री एल्कोहल होगा और वो HCl का रिएक्ट करेगा तो वहां पे ZnCl2 की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, वहां पे लो टेम्परेचर से भी काम चल जाएगा, ठीक है। लो टेम्परेचर से भी काम चल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा RCl प्लस H2O। नेक्स्ट देखते हैं ROH प्लस PCl3, तो क्या बन जाएगा RCl प्लस H3PO3। इस रिएक्शन में क्या करना है आपको, ये याद रखना है कि बाय प्रोडक्ट H3PO3 बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, H3PO3 बाय प्रोडक्ट बनता है। ROH प्लस PCl5, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहाँ POCl3 बाय प्रोडक्ट बनता है, ये पता होना चाहिए। बन तो प्रोडक्ट सेम रहा है बट बाय प्रोडक्ट जो होता है डिफरेंट होता है। PCl3 केस में H3PO3 बनता है, PCl5 केस में POCl3 बनता है। नेक्स्ट आता है ROH प्लस रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2। X2 क्या है, या तो Cl2 सकता है या Br2 सकता है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे RX बन जाएगा। नेक्स्ट आता है बेस्ट मेथड पे, मैंने क्यों लिखा है बेस्ट मेथड मैं बताऊंगा आपको। ROH प्लस SOCl2, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। अभी थायोनिल क्लोराइड से क्या होगा, RCl तो बन रहा है हमारा सब केस में, बट यहाँ पे SO2 गैस और HCl गैस बन रही है। अब क्या होता है, जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो SO2 गैस और HCl गैस तो क्या हो जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी, तो हमको प्योर मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। हमको प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्योर हमको एल्काइल हैलाइड मिल गया, और प्योर एल्काइल हैलाइड मिल गया तो हमारा बेस्ट मेथड क्या हो गया, ये। तो अगर आपको एग्जाम में लिखने को आए कि राइट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये वाला मेथड फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल से अगर आए तो आप ये लिखोगे ये वाला मेथड, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है, व्हाई, बिकॉज बोथ द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, सो दे विल एस्केप आउट फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है। अब एक पॉइंट देखते हैं, नोट डाल के लिखो, कांट प्रिपेयर हेलोअरीन्स एज CX हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। यहां से हम हेलोअरीन्स नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हेलोअरीन्स में क्या होता है, Cl जो है अपने लोन पेयर्स डोनेट करेगा किसको, बेंजीन को, तो यहाँ पे CCl पार्शियल बॉन्ड करेक्टर होगा, ठीक है। C और Cl के बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हेलोअरीन्स में ये रिएक्शंस नहीं होती, सिर्फ हेलो एल्केन्स में ही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो पहली जो प्रिपरेशन है वो हमारी एल्केन से है, ठीक है। एल्केन में क्या कर रहे हैं हम, Cl2 डाल रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या हीट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा, या बीच वाले कार्बन पे लग सकता है और फर्स्ट वाले कार्बन पे लग सकता है। तो ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देता है हमको। तो ये जो मेथड होता है वो सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है वो क्या होता है, फिजिएबल या सुटेबल नहीं होता है। सेकंड मेथड हम देखते हैं एल्कीन से, ठीक है। एल्कीन में क्या कर रहे हैं हम, HX डाल रहे हैं। HX क्या हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो HBr डाल तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन पे H लग जाएगा और एक कार्बन पे X लग जाएगा। क्यों, क्योंकि X माइनस क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और H क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बन पे H लग जाएगा, एक कार्बन पे X लग जाएगा। अब देखते हैं कि जब डबल बॉन्ड जो है, जो एल्कीन है वो हमारी अनसिमेट्रिकल है। अभी तो क्या हमने सिमेट्रिकल ले ली थी, अनसिमेट्रिकल केस में क्या होगा, जब HBr डालेंगे और कुछ प्रेजेंस नहीं होगी, किसी की प्रेजेंस में नहीं डालेंगे, सिर्फ HBr डाल रहे हैं, तो क्या होगा, Br जो है वो, जो ब्रोमीन है, जो एनायन है, ठीक है, जो नेगेटिव है एनायन है, वो क्या कहाँ लगेगा, वो लगेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। जो Br है वो कहाँ जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पर है, सेकंड वाले पे, तो Br जाएगा सेकंड कार्बन, ठीक है। Br कहाँ जाएगा, सेकंड कार्बन पे, क्योंकि सेकंड कार्बन पे क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रूल को बोलते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। इस रूल को बोलते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल।
सेकंड केस सेम रिएक्शन, बट यहां पे हम क्या डाल रहे हैं, H2O2 डाल रहे हैं। जब भी H2O2 डालते हैं तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन होती है। एंटी मार्कोनिकोव मतलब जो Br है, जो Br माइनस कहां जाएगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो Br जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन गया तो ये हमारा बना एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी H2O2 दे रखा होगा तो एंटी मार्कोनिकोव होगा, जब H2O2 नहीं दे रखा होगा तो क्या होगा, मार्कोनिकोव होगा। हमारी Br जो है वो कहां लगेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन में अगर Br2 डाला, Br2 मतलब ब्रोमीन गैस जो है पास करी। ब्रोमीन गैस कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 सॉल्वेंट है यहाँ पर, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों पे Br लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्या है, क्या नाम होता है इसका, विसिनल डायब्रोमाइड, ठीक है, क्योंकि एक एक पास वाले कार्बन पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन और ब्रोमीन लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं विसिनल डायब्रोमाइड, और एक कलरलेस होता है। तो ये किसका टेस्ट है, अनसैचुरेशन का। अनसैचुरेशन की वजह से क्या हो रहा है, डबल अनसैचुरेशन की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही एल्कीन ने रिएक्ट करा ब्रोमीन के साथ तो एक कलरलेस कंपाउंड बना। तो इससे क्या पता लगा हमको कि मिक्सचर में जो था वो अनसैचुरेशन प्रेजेंट था, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जब ही क्या होगा, ये कलरलेस होगा, वरना कलरलेस नहीं होता। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। इससे हमको पता लगता है कि मिक्सचर में जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमको आयोडीन लगाना हो, ठीक है, जब हमको क्या बनाना हो, जब हमको आयोडो एल्कीन बनाना हो, ठीक है, तो हम ये रिएक्शन यूज करेंगे RX प्लस NaI इन प्लेस ऑफ एसीटोन। आपको एग्जाम में एसीटोन मेंशन करना है, सॉल्वेंट मेंशन करना है, RI बनेगा प्लस NX बन निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है, इस ये नेम रिएक्शन है, इसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। सिंपली स्पेसिफिकली किसके लिए होती है, I के लिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लोरीन के लिए, जब हमको फ्लोरीन लगाना हो तो CH3Br हम क्या लगा सकते हैं, AgF से लगा सकते हैं फ्लोरीन, HgF2 से, COF2 से, SbF2 से। ये सारे क्या है, मेटेलिक फ्लोराइड से, क्या है, मेटेलिक फ्लोराइड से। तो मेटेलिक फ्लोराइड से क्या होगा, F लग जाएगा और AgBr निकल जाएगा, या HgBr निकल जाएगा, या COBr2 निकल जाएगा, या SbBr2 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम भी क्या होता है, एक नेम रिएक्शन है ये, और इसका नाम क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन हमारी फ्लोरीन के लिए है और फिंकल-स्टीन रिएक्शन हमारी आयोडीन के लिए है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स। तो पहली प्रिपरेशन हमारी टॉलिन से है, ठीक है। टॉलिन में हमने क्या करा, Cl2 डाला, मतलब कोई भी हेलोजन डाला, हेलोजन गैस पास कराई, X2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ Fe मेटल और डार्क कंडीशन से। डार्क कंडीशन मतलब सनलाइट नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे भी होगा, मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे भी होगा और पैरा पोजीशन पे भी हेलोजन लग जाएगा। पैरा पोजीशन वाला क्या होगा, मेजर होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, सिमेट्री हो रही है, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्री यहां पे क्या होगा, जो पैरा वाला होगा वो मेजर बनेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और जो ऑर्थो वाला होगा वो माइनर अमाउंट में बनेगा। सेकंड सेम रिएक्शन I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, I2 से क्या होगा, आयोडीन लग जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे, पैरा वाला मेजर होगा, बताया सेम सिमेट्री के रीजन। HNO3 का काम क्या है यहाँ पर, HNO3 क्या कर रहा है, HNO3 ऑक्सीडाइज कर रहा है HI को। यहाँ पे क्या होता है, HI बन जाता है, I2 से क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। तो HNO3 फर्दर HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, ठीक है। तो जिससे I2 जो है रिएक्शन में और रीजनरेट हो जाएगा और हम यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, I जो है ऑर्थो पे बन रहा है और आयोडीन पैरा पे लग रहा है, पैरा वाला मेजर हो रहा है। दूसरी रिएक्शन जो है वो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जिसमें हमारा क्या बनता है, सैंड में रिएक्शन होती है। तो पहले एनिलीन लिया हमने, क्या है ये, एनिलीन है, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। NaNO2HCl डाला है, NaNO2HCl से HNO2 ही बनता है, ठीक है। तो अगर आपको HNO2 दिखे जब भी ये सेम रिएक्शन होगी, HNO2 भी लिख सकते हो और NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, पहले क्या होगा, N2 प्लस X माइनस बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस बोल सकते हैं इसको। तो इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। N2 को बोलते हैं डायजोनियम, और क्योंकि X लगा हुआ है तो क्लोराइड, अगर Cl लगेगा तो क्लोराइड, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। फर्दर क्या होगा, इससे दो रिएक्शन हो सकती है, एक तो Cu2X2 कॉपर क्लोराइड से क्या बनेगा, यहाँ पर Cl लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। N2 गैस निकल जाएगी तो ये हमको प्योर मिल जाएगा। सेम हम Ki के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे लग जाएगा क्लोरीन की जगह यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, KX निकल जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। इस रिएक्शन को Cu2X2 रिएक्शन को हम स्पेसिफिकली क्या नाम देते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन जो है कहां से स्टार्ट होगी, एनिलीन से आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एनिलीन है तो आप इस रिएक्शन से क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जो कि हमने पढ़ ली है पहले भी। क्या हो रहा है, यहाँ पर बेंजीन है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। Br2 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बेंजीन पे कोई छिड़काई नहीं होगी, Br2 इन सनलाइट की प्रेजेंस में करा रखा है। तो क्या होता है, यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा था जस्ट, क्या होता है, sp3 कार्बन पे Br लग जाएगा, ठीक है। Br लग जाएगा sp3 कार्बन पे, बीच वाले पे लग सकता है, मिक्सचर और प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर, बताया था। तो NO2 का भी कुछ नहीं होगा, NO2 सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इथाइल है उस पर क्या होगा, Br लग जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे लगता है, तो मिक्सचर और प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट मतलब जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स होंगे,
जितना साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा वेंडेबल फोर्स बढ़ेंगे, उतना ज्यादा वेंडेबल फोर्स पड़ेंगे। जितने ज्यादा वेंडेबल फोर्स बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आर आई, आरबीआर, आरसीएल, आरएफ, तो आर आई सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि साइज में ज्यादा है, साइज ज्यादा और मास ज्यादा की वजह से वेंडेबल फोर्स ज्यादा, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट देखना सेम, अगर कार्बन एटम्स है बट हेलोजन सेम है बट कार्बन एटम्स डिफरेंट है, तो वहां पे क्या होगा? देखो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा वेंडेबल फोर्स। सरफेस एरिया सेम बात है, जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। अगर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अगर ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 है। तो हमको पहले देखना है कार्बन एटम्स। इन सभी, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। ठीक है, सब में 4 है, तो पहले हम 4 और 5 को कंपेयर करेंगे क्योंकि 5 में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो 5 का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होगा। फिर 4, 4 और 4। अब देखो इसमें ब्रांचिंग नहीं है बिल्कुल भी, तो इसका ज्यादा होगा। अब इसमें है ब्रांचिंग तो है बट इसमें ज्यादा ब्रांचिंग है। इसमें क्या है? 2 CH3 ब्रांचिंग पे है, इसमें सिर्फ ब्रोमीन ब्रांचिंग में है, तो ये ज्यादा और फिर ये। तो जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा। और जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं हेलो अरेंज में बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, क्योंकि सब में कार्बन एटम्स डिफरेंट है, कार्बन एटम्स सेम है, कार्बन एटम्स भी सेम है और जो क्लोरीन है वो भी, नंबर ऑफ क्लोरीन भी सेम है। बट अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? पैरा आइसोमर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री। देखो पैरा आइसोमर में क्या है? सिमेट्री है। सिमेट्री की वजह से क्या होगा? सो इट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर देन 2। तो इन दोनों से अच्छा क्रिस्टल लैटिस में ये फिट होता है। इस वजह से क्या होता है? पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो हेलो एल्कीन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। HCl की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बहुत वीक होती है, बट H2 में क्या होता है? HO की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से डेल लैटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर देन डेल सॉल्यूशन एंथैल्पी। मतलब हमको बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उसकी वजह से क्या होता है? वो लेस सॉल्युबल होते हैं बहुत। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, तो इजीली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट हो रहा है दूसरे न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को और दूसरा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारी जो 2 रिएक्शंस होती है यहाँ पर, SN1 और SN2। अब देखो SN1 क्यों बोला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 को लिखा, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर और SN2 मतलब सेकंड ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये 2 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी, ये सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब SN1 पढ़ते हैं हम। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान सुनना हर लाइन को। तो SN1 मतलब 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन हम क्या ले रहे हैं? एक अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? पहले स्टोर रिएक्शन होगी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि जो CBr बॉन्ड है, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि CBr बॉन्ड ब्रेक होगा। और CBr बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, और Br इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और Br एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो जो निकलता है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बना यहाँ पर? कार्बोकेटायन बना। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, क्या देखी जाती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखते हैं क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या होना आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को लगना है ना, जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो लगेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब देखो जो कार्बोकेटायन होता है वो हमारा प्लेनर होता है, क्योंकि हमारा कार्बोकेटायन क्या है? sp2 कार्बन। अब sp2 कार्बन क्या होता है? sp2 कार्बन प्लेनर होता है और एंगल कितना होता है? 120 डिग्री प्लेनर होगा। अब प्लेनर होने की वजह से क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है। प्लेनर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। दोनों डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आने के चांसेस होते हैं 50-50%। तो हमारे दोनों प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आगे भी लग सकता है और बैक से भी लग सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकते हैं और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो फ्रंट से अटैक करो तो 50% बना, बैक साइड से अटैक करा 50% बना। तो दोनों के 50-50% बनते हैं और दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं। इक्वल अमाउंट में बनने की वजह से इसको बोलते हैं रेसिमी मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या बनता है? रेसिमी मिक्सचर बनता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो SN1 में ध्यान रखना, SN1 में क्या होता है? रेसिमी मिक्सचर बनता है और sp2 कार्बन हो रहा है। sp2 कार्बन मतलब कार्बोकेटायन बन रहा है और प्लेनर बन रहा है। प्लेनर की वजह से क्या होता है? दोनों तरफ से बैकवर्ड साइड और फ्रंट साइड से अटैक हो सकता है, ड्यू टू विच बोथ प्रोडक्ट फॉर्म इन इक्वल अमाउंट 50-50%। उसकी वजह से क्या बनता है? रेसिमी मिक्सचर बनता है। अभी देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, कौन जल्दी देगा? कौन सा अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्शन देगा? तो 3 डिग्री सबसे जल्दी देगा, 3 डिग्री सबसे जल्दी देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अभी इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमको यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, जो कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है उसकी रिएक्शन फास्ट होगी SN1। तो यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन, देखो फर्स्ट स्टेप ये वाला था, सेकंड स्टेप ये वाला था, 2 स्टेप रिएक्शन है।
तो 2 स्टेप रिएक्शन है। अब जो रेट है ना, देखो फर्स्ट स्टेप में रेट जो है किस पर डिपेंड कर रही है, हमको पता है कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है कौन सा होता है, स्लो स्टेप। ये तो हमारा फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप निकालेंगे, मतलब स्लो स्टेप पे ही रेट जो है वो डिपेंड करती है। तो स्लो स्टेप में कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो आपका, एक बार आपका कार्बोटाइल बन गया तो न्यूक्लियोफाइल तो कोई भी आ जाएगा, अटैक कर ही देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट। और अगर हम हैलाइड्स की बात करें, अगर हमने आर ग्रुप सेम लिखा है और हैलाइड्स की बात करें, सबसे जल्दी जो अब हमको क्या करना है, हैलाइड को निकालना है। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप बहुत जल्दी निकल जाएगा। हमको पता है कि जो सीआई का बॉन्ड होता है, जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड होता है, सबसे वीक होता है, तो वो जल्दी टूटेगा। तो कार्बन आयोडीन, फिर कार्बन ब्रोमीन और फिर कार्बन सीएल और कार्बन फ्लोरीन तो बहुत जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। सबसे जल्दी रिएक्शन किसके साथ होगी, आयोडीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ। तो सबसे जल्दी रिएक्शन किसके साथ होगी, आयोडीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, पहले आयोडीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ और फ्लोरीन के साथ, ठीक है। सबसे जल्दी आयोडीन देगा। नाउ चलते हैं सेकंड SN2 पे, ठीक है। SN2 मतलब बायमोलिकुलर, बायमोलिकुलर मतलब 2 की वजह से, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायमोलिकुलर मतलब 2 रिएक्टेंट डिपेंड करेगी, ठीक है। और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, 1 स्टेप रिएक्शन है। होता क्या है यहाँ पर, देखो OH है, हम क्या ले रहे हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और OH जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड पे तो Br लगा हुआ है। अब बैक साइड से वो अटैक करके Br को निकाल देगा, पीछे से धक्का दे देगा। वो क्या करेगा, पीछे से धक्का दे देगा। तो बैक साइड से अटैक करके पीछे से धक्का दे देगा। तो यहाँ पे क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो 5 कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 5 वैलेंसी, 5 वैलेंसी ना, 1 2 3 4 5 वैलेंसी। तो ये जो होते हैं अनस्टेबल प्रोडक्ट तो है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। फिर ये टूट जाएगा, Br निकल जाएगा और OH जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, OH पे भी डिपेंड कर रही है और एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है। हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जब ये रिएक्शन हो पाएगी। क्योंकि Br को निकालना तो OH जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए Br से, जब भी Br निकलेगा, जब भी तो ज्यादा फोर्स से हमको पुश करना पड़ेगा, जब भी तो Br निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, मतलब बैक साइड से अटैक हो रहा है ना, बैक साइड से अटैक होने की वजह से यहाँ पे इन्वर्जन होता है, ना कि रेसिड्यू मिक्सचर बनता है, ठीक है। यहाँ पे रेसिड्यू मिक्सचर बना है बट यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है और ब्रोमीन निकल जाएगा, जो कि लीविंग ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो कैसे हम देखेंगे कि कौन सा वाला एल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करेगा। तो देखो, अगर यहाँ पर बल्कीनेस नहीं होगी तो OH जल्दी से अटैक कर लेगा पीछे से, बट अगर बल्कीनेस होगी, मतलब हमारा 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, तो OH जो है वो जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो सबसे जल्दी रिएक्शन देता है SN2 वो कौन देता है, 1 डिग्री। 1 डिग्री सबसे जल्दी देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री तो देता ही नहीं है। 3 डिग्री तो कौन सा देता है, SN1। 3 डिग्री में हमेशा SN1 होगी, 2 डिग्री और 1 डिग्री में हमेशा SN2 होगी, ठीक है। तो 1 स्टेप रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, व्हाई, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स, न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हैलाइड। तो हम रेट किस लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू K मींस रेट कांस्टेंट, एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, ओके। इट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी नहीं है, आपको क्या देखना है कि प्राइमरी हो। प्राइमरी क्यों हो, क्योंकि प्राइमरी की वजह से हिंड्रेंस नहीं होगी, ठीक है। प्राइमरी की वजह से क्या होगा, नो हिंड्रेंस। प्राइमरी केस में क्या होगा, नो हिंड्रेंस, ठीक है। प्राइमरी केस में हिंड्रेंस नहीं होगी, तो नो कार्बोकेटाइन फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट SN1 एंड SN2। हमको पढ़ना है कुछ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, ठीक है। अब देखो, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ने से पहले ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे पहले बताता हूँ। देखो, हमारे पास बल्ब है, बल्ब क्या है, लाइट सोर्स है, लाइट देगा। अब लाइट जो होती है ना बल्ब में से, वो कैसे आती है, अनपोलराइज आती है। अनपोलराइज मतलब सब जगह फैली हुई आती है, ठीक है। हर डायरेक्शन में क्या हो रही है, लाइट जा रही है, बट पोलराइजर की हेल्प से क्या होती है, जो लाइट होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो एक ही डायरेक्शन में लाइट हो रही है, एक ही डायरेक्शन में लाइट आ रही है। उसके बाद जब इस पोलराइज लाइट को हम पास करवाते हैं कायरल सॉल्यूशन से, अभी बताऊंगा कायरल सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी एक सॉल्यूशन से, तो अगर उस सॉल्यूशन ने अगर लाइट को रोटेट कर दिया किसी डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर उस सॉल्यूशन ने लाइट को रोटेट कर दिया किसी डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कायरल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये पता कैसे लगता है हमको, एनालाइजर की हेल्प से, ठीक है। अगर रोटेट कर दिया तो उसको बोलेंगे हम कायरल, अगर रोटेट नहीं करा, अगर वैसी की वैसी है, हमारा जो लाइट है वो रोटेट नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे अकायरल मॉलिक्यूल। तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इस एक्टिविटी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। जो रोटेट करते हैं कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। क्लॉकवाइज के लिए हम यूज करते हैं डेक्स्ट्रो भी बोल सकते हैं, स्मॉल d बोल सकते हैं, या प्लस से भी शो कर सकते हैं।
एंटी क्लॉकवाइज के हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी मतलब उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करी लाइट को। इसको एल से शो करते हैं और माइनस से शो करते हैं, ठीक है। अब कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये हमको पता लग गया कि जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो कायरल होते हैं, बट पता कैसे लगेगा, हम थोड़ा एग्जाम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कौन सा कायरल है, कौन सा रोटेट कर रहा है। तो हमको पता लगता है कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इंपोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं मिरर इमेजेस पे, जो भी दो मिरर इमेजेस हैं उनकी अगर वो नॉन सुपर इंपोजिबल होंगे, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे हाथ क्या मिरर इमेज है, अगर मैं इनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेके आऊं तो क्या हो रहा है, ये सुपर इंपोज हो रहे हैं, देखो नहीं हो रहे ना, क्योंकि जो स्मॉल फिंगर है वो किस पे आ रही है, थंब पे आ रही है, तो ये सुपर इंपोज नहीं हो रहे, तो उनको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल। क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इंपोजिबल, क्योंकि जो स्मॉल फिंगर है उस पर थंब आ रहा है और थंब पे क्या आ रही है, स्मॉल फिंगर आ रही है, तो ये क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है, ठीक है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। और दूसरा तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑल द 4 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। हमारे पास क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, कार्बन और कार्बन के ग्रुप से, अगर कार्बन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो हमारे पास क्या है, एक कायरल कार्बन इस पे चारों एटम्स डिफरेंट है, हम क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। हाँ, मिरर रख दिया, अब मिरर इमेज कैसे बनेगी, OH यहाँ पर है, OH, CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ चले जाएगा, C2H5 इधर चले जाएगा, H इधर रहेगा, ठीक है, तो ये हमारी मिरर इमेज बन गई। अब देखो इसको अगर इसके ऊपर रखोगे तो तुमको लगेगा कि नहीं है, बट एक बार इसको रोटेट करके देखते हैं, फिर रख के देखते हैं। तो इस बी को मैंने रोटेट करा 180 डिग्री, बी को रोटेट करोगे तो OH इधर आ जाएगा, जो बिलो द प्लेन था वो क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन आ जाएगा, CH3 अबव द प्लेन बन गया, और C2H5 जो अबव द प्लेन था, जो बाहर की तरफ तो वो बैक साइड चले गया, तो बैक साइड चले गया, और H हमारा प्लेन में था। अब C और A को रख के देखो आप, क्या ये सुपर इंपोज होंगे, नहीं होंगे। देखो OH की जगह तो OH आ रहा है, बट C2H5 की जगह क्या आएगा, CH3 आएगा, और CH3 की जगह C2H5 आ गया, मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इंपोज है। सुपर इंपोज नहीं हो रहे, सुपर इंपोज होते मतलब ये CH3 की जगह CH3 आता, बट CH3 की जगह C2H5 आ रहा है, C2H5 की जगह CH3 आ रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इंपोजल मिरर इमेजेस। जो भी नॉन सुपर इंपोजल मिरर इमेजेस होते हैं उनको बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स, जो शो करते हैं नॉन सुपर इंपोजल मिरर इमेजेस, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कायरल कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इनएंशियोमर्स। देखो इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, 2 नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। जो भी हमने मिरर इमेजेस पढ़ी थी ना, वो क्या है, इनएंशियोमर्स। ये दोनों कैसे रिलेटेड है, उन दोनों को बोलते हैं इनएंशियोमर्स, ठीक है। जो दो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होती है वो क्या होती है, इनएंशियोमर्स होती है। अब इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है। तो अगर हम देखते हैं रिएक्शन, हमने के लिए एक कंपाउंड लिया है, हमारा एक कंपाउंड है, एल्काइल हैलाइड कंपाउंड है, जिसमें एक ग्रुप क्या है, C2H5, एक ग्रुप CH3 है, एक ग्रुप H है और एक ग्रुप Cl है। चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि कायरल ग्रुप है। ठीक है, क्या है ये कायरल सेंटर है, इसको बोलते हैं कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टीरियो सेंटर। और क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। तो कुछ भी बोल लो, कायरल बोल लो, स्टीरियो सेंटर बोल लो, या असिमेट्रिक सेंटर बोल लो। अब मैंने क्या करा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल डाला, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, Cl को निकाल देगा। तो एक केस हो सकता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जहां से Cl निकल रहा है वहीं से OH अटैक कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन मतलब क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है ना मॉलिक्यूल्स का 3D में जो अरेंजमेंट होता है वो सेम रहता है। मतलब जहां से Cl माइनस आया, Cl माइनस जा रहा है, वहीं से OH माइनस आएगा, मतलब रिटेंशन हो रहा है। मतलब जो कॉन्फिगरेशन है वो रिटेंट रह रही है, रिटेंट मतलब सेम रह रही है, सिर्फ हमारा एटम चेंज हो रहा है। बट दूसरे केस में क्या हो सकता है, जो OH माइनस है वो पीछे से अटैक करे और Cl को निकाल दे। तो पीछे से अटैक करे तो OH यहां पे देख लेगा, OH यहां पे लगेगा और Cl निकल जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ये हमने पढ़ रखा है कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, पढ़ रखा है ना। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। बट एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें इन्वर्जन भी हो और रिटेंशन भी हो। 50% A बने, ये A है और ये B है, 50% A बने और 50% B बने। ये किस केस में पढ़ा था हमने, रेसिम मिक्सचर। मतलब ये किस में पढ़ा था, SN1 में, ठीक है। ये SN1 में हो रहा था SN1 में। तो इसको बोलते हैं रेसिम मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब जो दो इनएंशियोमर्स है, A और B क्या है, इनएंशियोमर्स है ना, एक दूसरे की मिरर इमेज है। बट कैसे मिरर इमेज, नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेजेस। तो A और B क्या होंगे, इनएंशियोमर्स। जब कन्वर्जन ऑफ इनएंशियोमर्स टू अ रेसिम मिक्सचर, दो इनएंशियोमर्स क्या हो गए, रेसिम मिक्सचर बन गए। तो रेसिम मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, ठीक है। A और B क्या थे, इनएंशियोमर्स थे, बट A और B क्या हो रहे हैं, 50% to 50% फॉर्म हो रहे हैं। 50% मतलब कि कंटेनिंग टू इनएंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन है, 50%। अब क्या करेगा, देखो एक जो है अगर 90 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज,
प्लस लगा दिया है, और एक जो है वो माइनस 90 डिग्री कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक जो है 90 डिग्री कर रहा है क्लॉकवाइज, एक कर रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का अमाउंट सेम है, एंगल सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन है। उसकी वजह से क्या होगा, जो नेट क्या होगा, रोटेशन होगा, वो जीरो हो जाएगा। नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो रेसिस्टिव मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिस्टिव मिक्सचर क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे दो इनर्शियोमर्स होते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, विच रोटेट द लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन बाय सेम अमाउंट। सेम अमाउंट से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो नेट रोटेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा ही, रोटेशन नहीं होता मतलब वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और रोटेशन कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा जीरो। तो ये केस किस में आया था, ये आया था SN1 में, और इन्वर्जन किस में था, SN2 में। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमको क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हमारा ये अल्फा है ना, अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ तो वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। उसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होता है इस रिएक्शन में, तो क्या होता है इस रिएक्शन में, जो बेस है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन को निकाल के ये X निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, C और C के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एल्कीन बन जाती है। यहाँ पर क्या बनती है, एल्कीन बनती है। और किसका एलिमिनेशन हो रहा है, जो बेस है वो हाइड्रोजन को ले जा रहा है और X को ले जा रहा है, X निकल जाएगा X माइनस की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, दो बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, क्या है, दो बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो उसमें क्या होगा, तो देखो क्या हो सकता है, बेस इस वाले को ले जा सकता है और बेस जो है वो इस वाले को ले जा सकता है। तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, देखो एक बार हाइड्रोजन यहां पे ले जाएगा तो यहां ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। जब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। जब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ये वाली जो एल्कीन है ना हमारी, इसके चारों तरफ देखो यहां पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, बट इस केस में एक ही एल्काइल ग्रुप है। इस केस में एक ही एल्काइल ग्रुप है, बट यहां पे दो एल्काइल ग्रुप है ना, दो एल्काइल ग्रुप। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे डबल बॉन्ड के अराउंड, वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो होता है ZF प्रोडक्ट। और जो माइनर होता है, जहां पर एल्काइल ग्रुप कम होते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, जो कि होता है माइनर प्रोडक्ट। तो जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा वो कौन सा बनेगा, ZF प्रोडक्ट। ठीक है, इसको Z सेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं, Z सेफ प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मेटल की रिएक्शन पे। मेटल क्या है, Mg है हमारे पास, क्या है, एल्काइल लेड। Mg का रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रीजन ये क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब देखो, ऑर्गेनिक क्या है, कार्बन, और मेटल क्या है हमारा Mg, इसलिए बोला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो RMgX, Mg क्या मेटल है, X हमारा हाइड्रोजन है और R हमारा कार्बन है, ये एल्काइल ग्रुप है। अब जो R और Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब जो शेयरिंग से बना है, शेयरिंग से बना है। बट ये बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। पोलर मतलब जो कार्बन है उस पर नेगेटिव पार्शियल चार्ज आएगा और जो Mg है उस पर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और Mg और X का बॉन्ड जो होता है वो टोटली आयनिक होता है। ठीक है, प्योरली आयनिक होता है। और Mg पॉजिटिव चार्ज और हमारा X पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो होती है ना रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन जो होती है एनहाइड्रस कंडीशंस में होती है। अब आप पूछोगे ये क्यों होता है, तो एनहाइड्रस मतलब जब वाटर ना हो, वाटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वाटर मिल गया, अगर RMgX को वाटर मिल गया तो क्या करेगा, RMgX एज अ बेस काम कर लेगा और बेस की तरह इस H को निकाल देगा, इसकी H को ले लेगा और RH बना लेगा और MgXOH निकल जाएगा। तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमको एल्केन नहीं बनाना, हमको तो कुछ और बनाना है। ठीक है, तो एल्केन का फॉर्मेशन ना हो, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन वी हैव टू यूज द एनहाइड्रस कंडीशंस। एनहाइड्रस कंडीशन हमको लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम Na के साथ। Na क्या मेटल है, दो हमको क्या लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स ऑफ RX लेने पड़ेंगे और क्या होगा, NX निकल जाएगा और हमारे पास RR का बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन रहा है यहाँ पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है और NaX निकलेगा। ठीक है, 2 NaX निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम, जिस स्पेसिफिकली इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन कब है, जब हमने क्या लिया है, एल्काइल लिया है, एराइल नहीं लिया। एराइल के लिए क्या होता है, एराइल के लिए हम विटिक और वुड्स विटिक होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो एल्केन लिया है और 2 मोल्स ऑफ Na के साथ रिएक्शन कर रही है, तो क्या बना है, हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है और इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। नाउ देखो अभी हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है SN1 और SN2, वो हेलो एल्केन्स में तो हो रही है, बट हेलो अरीन्स में क्या होता है,
हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या है? देखो फर्स्ट रीजन क्या है, CCl पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो Cl है वो रेजोनेंस कर रहा है किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे C और Cl में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑब्टेन हो रहा है या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बन रहा है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो गया है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो रहा है, थोड़ा हार्ड हो गया, हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। यहां पे ये जो कार्बन है ना, ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाएगा। फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल। जो फिनाइल कैटायन बनेगा, जैसे Cl निकलेगा, Cl लीविंग ग्रुप की तरह निकलेगा, तो फिनाइल कैटायन बनेगा। ये फिनाइल कैटायन बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है किस पर है? sp2 कार्बन पे। और sp2 कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। लास्ट पॉइंट, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन एंड इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो बेंजीन है वो भी क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। बट जब भी क्या होता है, अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे देना तो रिएक्शन हो जाती है, बट बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देने पे। बट अगर हमको हाई टेम्परेचर नहीं दे रहा हो और कोई और सॉल्यूशन हो चीज का, तो क्या होगा? तो यहां पर क्या सॉल्यूशन होता है, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं ना, तो वो क्या करता है? रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। कैसे? देखो अगर हमने Cl, हमारे पास Cl और हमने NO2 लगा दिया, तो हमको कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। 443 केल्विन पे भी रिएक्शन हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, पहले NOH के साथ रिएक्शन कराएगी, NOH का एज अ बेस काम करेगा, तो पहले ONA बनेगा। ONA के बाद हम क्या करवा रहे हैं? एसिडिफिकेशन, H+ डाल रहे हैं। H+ के बाद क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो NO2 ने क्या करा? NO2 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची। NO2 ने क्या करा? अपना -I इफेक्ट लगाया। -I और -M इफेक्ट लगाने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा वो, तो CCl बॉन्ड जो होगा ना, जो CCl बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। CCl बॉन्ड जो होगा वीक हो जाएगा, और CCl बॉन्ड वीक होते ही क्या हो जाएगा? इजीली क्या हो जाएगा? Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे आप, उतनी ज्यादा रिएक्शन की रेट जो होगी वो फास्ट होगी। तो अगर हम 3 लगा दें एक साथ, अगर हम 1 2 3 NO2 लगा दें, तो यहां पे जो रिएक्टिविटी होती है ना, ये हाई टेम्परेचर नहीं, ये वार्म H2 में भी हो जाती है रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन किस में हो जाती है? वार्म H2 में हो जाएगी, मतलब गर्म पानी में भी हो जाएगी रिएक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा OH बन जाएगा और Cl निकल जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? देखो अगर मैं IUPAC बताऊं तो क्या होगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होगा, बट इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है जो कि होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है? जब 2,4,6 पे NO2 लगा होगा और फिनॉल होगा, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो इफेक्ट इफ NO2 ग्रुप अटैच इन मेटा पोजीशन। देखो यहाँ पे भी ऑर्थो है, यहाँ पे पैरा पे है, यहाँ पे ऑर्थो पे है। अगर ऑर्थो और पैरा पे होगा तो ठीक है, बट अगर मेटा पोजीशन पे होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उससे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब रिएक्शन लो टेम्परेचर पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे ना यहाँ पर, तो क्या होगा? OH अटैक करेगा, तो जो डबल बॉन्ड होगा ना, जो डबल बॉन्ड होगा वो टूटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। इस नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या कर रहा है? नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। बट अगर ये NO2 ग्रुप मेटा पे होगा तो ये नेगेटिव ग्रुप स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। तो अगर NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, रेट इंक्रीज नहीं होगी। तो NO2 ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे ही होना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन की जगह एक इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है वो अटैक करेगा इस पे, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे H लग जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये जो क्लोरीन है ना, वो -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। अब ये जो कार्बोकेटन बनाया ना, उसको डीस्टेबलाइज करेगा कौन? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? -I इफेक्ट शो करता है, तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो जो कार्बोकेटाइन बनाया ना वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। -I इफेक्ट ऑफ Cl डीस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब जो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पर आएगा? या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरीन है वो -I इफेक्ट शो करता है जब भी वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कराता है? तो रीजन क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में शामिल है, वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में शामिल है,
तो उस वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन में बढ़ा देता है। उसकी वजह से क्या करता है, वो रेजोनेंस की वजह से करता है। ठीक है, ये किसकी वजह से करता है, रेजोनेंस की वजह से करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से माइनस द इफेक्ट ऑफ Cl डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। इसकी वजह से इन हैलोअरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स स्लोली देन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसमें, हैलोअरीन्स में। क्यों रीजन है, क्या रीजन है इसका, बिकॉज जो प्लस कार्बोकेटाइन बन रहा है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है किससे, क्लोरीन से। जो क्लोरीन क्या है, माइनस का इफेक्ट शो करता है। अब हम देखते हैं रिएक्शंस। तो हमारे पास क्या है, एक क्लोरोबेंजीन है, हम क्या डाल रहे हैं, पहली रिएक्शन हमारी जब हम Cl2 कर रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीनेशन। देखो एक Cl जो है ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे लगेगा। ऑर्थो वाला जो है वो माइनर होगा, ऑर्थो वाला माइनर और पैरा वाला मेजर। ठीक है, सारे पैरा वाले मेजर होंगे, क्यों, क्योंकि सिमेट्री का फैक्टर होता है। ठीक है, किसका फैक्टर आता है, सिमेट्री का। तो पैरा वाला मेजर बनेगा। सेकंड हम आता है नाइट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी क्या हो रहा है, सेम NO2 जो है पैरा पे लग रहा है और ऑर्थो पे लग रहा है। पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। तो एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट, तो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट ही आपको बनाना है, ऑर्थो प्रोडक्ट मत बना देना, मेजर बनाना है सिर्फ। नेक्स्ट आते हैं हम असाइलेशन पे। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो CH3COCl जोड़ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 लिख लेना है यहां पर। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, अब असाइलेशन क्यों बोला, क्योंकि यहां पे असाइल ग्रुप जुड़ता है। जो ये COCH3 ग्रुप है उसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। तो या तो ये ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। अब पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है, जो पैरा वाला होता है वो मेजर होता है और जो ऑर्थो वाला होता है वो माइनर होता है। ठीक है, सब में पैरा वाले ही मेजर होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम H2SO4 डाल रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलेंगे इसको, सल्फोनेशन। तो यह सल्फोनेशन हो रहा है, तो ये भी ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा। जो पैरा वाला होगा वो मेजर होगा। ठीक है, और जो ऑर्थो वाला होगा वो माइनर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्या डाल रहे हैं, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहां पे CH3 जुड़ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसको क्या बोला था, असाइलेशन। तो इसमें भी सेम ही है, CH3 पैरा पे और CH3 ऑर्थो में। जो पैरा वाला होगा वो मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट दो रिएक्शंस चैप्टर की, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक हेलोबेंजीन है, हमने 2 मोल्स ऑफ Na लिए हैं और एक हेलो एल्केन है। क्या हो रहा है, जो NaX है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX निकल जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाएगा। मतलब जो बेंजीन है वो किससे जुड़ जाएगा, R से। तो ये बन गया हमारा, अगर RCH3 होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन और 2NX निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हेलो बेंजीन और हेलो एल्केन वाली रिएक्शन वुड्स-फिटिक है। तो कंफ्यूज मत होना, वुड्स-फिटिक मतलब हेलो बेंजीन और हेलो एल्केन। अगर फिटिक रिएक्शन है तो दोनों, अगर फिटिक रिएक्शन होगी तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स हेलो बेंजीन के होंगे। ठीक है, दोनों ही मॉलिक्यूल क्या होंगे, हेलो बेंजीन के होंगे। प्लस 2Na मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर। ड्राईथर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शंस। तो क्या होगा, हमारा ये निकल जाएगा 2NX निकल जाएगा और बेंजीन बेंजीन बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं डाइफिनाइल, क्योंकि 2 फिनाइल रिंग जुड़ रही है, आपस में बॉन्ड बना रही है, इसलिए इसको बोलेंगे डाइफिनाइल प्लस 2NX निकल जाएगा। ठीक है, और ये किस प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स-फिटिक क्या होती है और फिटिक रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि एक नेम रिएक्शन तो पूछी जाती है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के वन शॉट करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब आपने ये वीडियो देख ली, अब आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोडेड है, तो जस्ट जाके देख लीजिए उसको। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद वो क्वेश्चंस खुद करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं जल्दी आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।